हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो पिछले क्लास में इस क्वेश्चन तक आ चुके थे, ये हमारा सवाल पूरा नहीं हो पाया था। आज हमारा ये टारगेट है, जो हम अपना बाइनोमियल थ्योरम चल रहा है उसके लाइव क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन पे आके छोड़ दिए थे। ये पूरा नहीं कर पाए थे, ये आप लोग के लिए होमवर्क दिया था मैं। तो आज मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ और आज के क्लास में अपना टारगेट होगा, आज के क्लास में मैं सिर्फ सवाल करवाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग ना अभी तक जो भी बाइनोमियल थ्योरम में सीखे हैं उसमें हम लोग एक्सपांशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल एक्सपांशन का जनरल टर्म और मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, ये तीन चीज़ पढ़ चुके हैं। तो ये तीन टॉपिक पढ़े हैं, इसी तीन टॉपिक पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्टली जनरल टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, TR+1 जो हम लोग करते थे, NCR, x की पावर n-r और a की पावर r, है ना। तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं फिर, और आज जो हम क्लास करने वाले हैं, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अगर कर लिए हो तो आप आंसर देखना, नहीं तो फिर मैं कर ही रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था, इफ़ द थर्ड टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, ये एक बाइनोमियल एक्सपांशन होगा। देखो बाइनोमियल टर्म है, ये होल की पावर 5 है, इसका थर्ड टर्म ना 1000 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर थर्ड टर्म 1000 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को फाइंड आउट करनी है ना। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो एक बार पॉज करके वीडियो को, बाइनोमियल थ्योरम अगर पढ़ चुके हो तो इसको एक बार करो, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे। इसका थर्ड टर्म मतलब T3 कितना दिया हुआ है, इसका 1000 दिया हुआ है ना, 1000 दिया हुआ है। मेंस में एक क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से 100% आती है, और बाइनोमियल थ्योरम कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। और ध्यान, हाँ ये है कि इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा सोचना होता है, लेंदी होते हैं, लेकिन छोटा टॉपिक है। अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, और 4 नंबर तो कन्फर्म आपका गिफ्ट रखा हुआ है JEE एग्ज़ाम के लिए। तो देखो थर्ड टर्म इसका 1000 दिया हुआ है। अगर थर्ड टर्म इसका 1000 है तो मुझे इसका थर्ड टर्म लिखना है, तो थर्ड टर्म को मैं 2+1 लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ। तो चलो अब इसका थर्ड टर्म क्या होगा बताओ। NCR मतलब 5, CR की वैल्यू कितनी है, 2 है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/x की पावर क्या होगी, 5 - 2 होगी। और सेकेंड टर्म क्या है, x की पावर log x to the base 10, इसकी पावर क्या होगी, ये जो बेस में ये r होता है पावर में, इक्वल टू कितना हो गया 1000, है ना। अच्छा 5C2 कितना होगा, 5C2 10 होना चाहिए, है ना। 5C2 देखो 10 होगा, 5C2 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4, 3 कट जाएगा, 2 × 1 3 का फैक्टोरियल, ये 2 टाइम्स है, 5 × 2 = 10। तो 5C2 कितना हो गया, 10 हो गया, इंटू x का पावर कितना हो जाएगा, x³, और यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से x की पावर हो जाएगी log x to the base 10 इंटू 2, ये 2 तो इंटू हो जाएगा ना। देखो x का, देखो समझो a की पावर अगर b है और इंटू 2 है तो a की पावर 2b हो जाएगा, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया, इक्वल टू कितना है 1000। तो अगर मैं यहाँ से एक 10 से इसको कैंसिल आउट कर दूँ 100 टाइम्स में, तो अपने को क्या मिल चुका है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 1/x³ है, तो इसको जब मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x की पावर 2 log x to the base 10 इंटू x की पावर -3। देखो 1/x³ को x की पावर -3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 100, है ना। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा, तो 2 log x to the base 10 में -3 को ऐड कर दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, इक्वल टू 100, है ना। तो यहाँ तक लिखिए पहले, फिर आगे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है, यहीं तक किए हुए थे, वहाँ पे ये लिखा हुआ था, रफ कर दिया मैं। अब देखो ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। x की पावर में क्या होगा, log x -3, यहाँ बेस में 10 चल रहा है, इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करो समझो, यहाँ से ना टेकिंग लॉग ले लो। क्या करो, देखो अपने को क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से ना लॉग एलिमिनेट हो जाए, है ना। एलिमिनेट कैसे होगा,
या फिर मैं log x की वैल्यू निकालूंगा तो वहाँ से फिर x की वैल्यू निकालूंगा। कोशिश करो log x की वैल्यू आ जाए या डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाए विदाउट log, जो भी है log के साथ भी आएगा चलेगा, लेकिन कोशिश करो यहाँ से कि ये जैसे यहाँ पे टर्म है ना, ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल मैथ्स लगा रहा हूँ और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आने वाला है। तो टेकिंग log बोथ साइड, अब है बोथ साइड्स log ले रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा, बेस में क्या ले रहे हो सर, तो बेस में देखो यहाँ पे 10 है ना, तो मैं भी यहाँ पे 10 ही ले रहा हूँ दोनों साइड, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10, इसमें भी देखो ये वाला टर्म में भी log लेंगे और इसमें भी log ले लेंगे, तो log टू दी बेस 10 इस साइड भी ले लिए। ये क्या था, ये टर्म क्या रखा हुआ था, x की पावर 2 इंटू log x टू दी बेस 10 माइनस 3, यही था ना, और इस साइड क्या था, log 10 का स्क्वायर टू दी बेस 10, यही था अपने पास। अब सुनो, देखो अच्छा यहाँ से ना ऐसा मत कर देना, log काट मत देना, क्योंकि log तो लिए है ना, log 10 कैंसिल मत कर दीजिएगा, है ना। अब समझो क्या करेंगे, यहाँ से ये देखो एक प्रॉपर्टी होता है log का, क्या प्रॉपर्टी होता है कि log a और a, जो log a है और बेस में भी a है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से समझते हैं, ठीक है, कहाँ पे हैं हम लोग, अच्छा ये पावर इधर चला जाएगा ना, पहले तो देखो log, एक और प्रॉपर्टी होता है log m की पावर n log m होता है ना, n log m होता है, ये n सामने चला जाएगा। तो एक काम करो, पहले तो ना ये जो पावर है ना सामने मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2 log x टू दी बेस 10 माइनस 3 इंटू में चला जाएगा, इंटू log x टू दी बेस 10 इक्वल टू, इधर भी देखिए ये 2 सामने जाएगा, ये 2 सामने जाएगा तो क्या होगा, ये log 10 है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलिए अब बताइए ज़रा, यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा और इसका तो कुछ नहीं हो सकता, 2 log x बेस 10 माइनस 3 इंटू log x टू दी बेस 10 इक्वल टू 2। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ना log x टू दी बेस 10 को कुछ मान लो, क्योंकि यहाँ पे ना log x टू दी बेस 10 एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है अपने को, है ना। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट log x टू दी बेस 10 को मान लेते हैं y, तो क्या मिल गया बताओ, 2y माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2y, अच्छा ये y क्यों माने, ताकि बार बार मुझे log x टू दी बेस 10 ना लिखना पड़े, कम लेंदी हो, माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो तो ये फैक्टराइज होगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, लिखिए यहाँ तक पहले लिख लिए। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 2y कॉमन आ जाएगा, है ना, 2y कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा अपने को y माइनस 2। ओके, इज इट क्लियर, नो सॉरी 2y कॉमन आ रहा है ना, 2y कॉमन आ गया तो y माइनस, हाँ सही तो है, y माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, प्लस 1 कॉमन ले लिए तो फिर y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा ना एडवांस या मेंस में आ चुका है, उसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ऐसा ही क्वेश्चन था। वहाँ पे ना कुछ कंडीशन बस अप्लाइड था। जब मैं सीट दूंगा तुम लोग को अपने क्लास में, तो सीट में देखना वो क्वेश्चन है जेई का, प्रीवियस ईयर मेंस या एडवांस में आ चुका है। उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई था, एक्स पे कुछ कंडीशन अप्लाई था, शायद क्वेश्चन ऐसा ही था या यही था, न्यूमेरिकल वैल्यू भी शायद सेम ही थी, बट एक्स पे कुछ कंडीशन अप्लाइड था, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने का कोशिश किया गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -1/2 आएगा, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। अब सुनिए y का वैल्यू, y है क्या, एक बार हम क्या करेंगे, इसके लिए चलेंगे तो y है क्या, y इक्वल टू log बेस में 10 इंटू एक्स इक्वल टू -½ है ना। तो देखो हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, ये log होता क्या है, जैसे मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि जैसे मान लो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और अगर मैं इसको log के टर्म में लिखना चाहूँ तो लिखूँगा log, ये जो बेस है यहाँ पर भी बेस रहेगा,
लॉग आया तो अपोजिशन वाला यहाँ आ गया और पावर में जो था वो अपोजिशन में चला गया। लॉग मतलब लोग, लोग मान लो चुनाव में लोग आते हैं, मतदान करते हैं, तो जो पावर में होता है अपोजिशन में चला गया और जो अपोजिशन में यहाँ पे आ गया, 5 का पावर में ही दिख रहा है ये, और लॉग हो गया। तो क्या मैं इसको, ये अब हमारे पास इस टर्म में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो जो बेस है वो हमेशा बेस और बेचारा ही रहेगा, और जो पावर में है यहाँ पे जो पावर में वो अपोजिशन में चला जाएगा और ये पावर में आ जाएगा। तो 10 का पावर -12 इक्वल टू x है ना, यहाँ से हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर -12 का मतलब है 1/10 की पावर हाफ प्लस में हाफ, न्यूमेरेटर में अगर माइनस है तो नीचे गया +12, और हाफ पावर का मतलब होता है रूट स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू एक वैल्यू आ गई 1/√10 है ना, x की एक वैल्यू क्या आ गई 1/√10। ये लिखिए, फिर एक दूसरी वैल्यू भी यहाँ से निकालते हैं। एक वैल्यू निकाल लिया है ना, चलो दूसरा वैल्यू देखो, अब यहाँ से देखते हैं वैल्यू। तो ये क्या है, अच्छा लॉग y की वैल्यू क्या है, log 10x इक्वल टू 2। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई 100 है ना। तो बच्चों x यहाँ पे इस क्वेश्चन में आंसर 2 आ गया, x का 2 वैल्यू आ गया। एक तो अपना x का वैल्यू 100 आ गया और दूसरा क्या आ गया, x का वैल्यू देखो क्या आ गया, x का वैल्यू तो फाइंड निकालना था, x फाइंड आउट करना था, तो x की वैल्यू 100 हो गई एक आंसर, और एक आंसर x की वैल्यू 1/√10 हो गई। आई बात समझ में, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। 2 वैल्यू आंसर आ रहा है। तो हमारा जो जेई का क्वेश्चन था ना वो सिंगल करेक्ट आते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ था, तो एक आंसर छट रहा था। अब वो कंडीशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आगे चलेंगे क्वेश्चन करेंगे तो कहीं मिलता है वो क्वेश्चन तो करवाऊंगा। तो ये लिखो पहले, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया टाइप का क्वेश्चन सीखने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जितना भी देखो ध्यान से सुनना, जितना भी क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर रहे हैं, जो आपका क्लास कॉपी तैयार हो रहा है उसके क्वेश्चंस रिवाइज करना, यकीन मानो कि बस क्लास कॉपी कंप्लीट कर लो और सीट कंप्लीट कर लो, मेंस आपका निकल जाएगा। हाँ बस बेवकूफ़ मत बनाना है सामने वाले को, हाँ कर लिए कैसे भी कर लिए, बस रिवीजन करना है तो करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को। देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन हम लोग शायद नहीं किए हैं क्लास में, पिछले क्लास में जो भी बाइनोमियल का क्लास हुआ अभी तक शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाए हैं हम। तो जो भी आज क्वेश्चन करेंगे नया नया क्वेश्चन सिखाएंगे आज की क्लास में हम। तो क्वेश्चन में कह रहा है x की पावर 9 का कोफिशिएंट निकालना है। ये एक बाइनोमियल एक्सपांशन है, ये 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, होल की पावर 9 है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कितने टर्म होंगे, टोटल 10 टर्म होंगे, है ना। जितने भी इंडेक्स होता है, जो पावर होता है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म होता है, तो इसमें 10 टर्म होंगे। उसमें कोई एक ऐसा टर्म होगा जो x की पावर 9 को कंटेन कर रहा होगा, कुछ ऐसा टर्म होगा जो x की पावर 9 को क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा। तो उसी x की पावर 9 को जो भी टर्म कंटेन कर रहा है उसका कोफिशिएंट क्या होगा। अब सुनो, यहाँ पे ना मैं लास्ट क्लास में भी बोला हूँ, जब भी कोफिशिएंट की बात हो ना तो आप देखो क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा है या सिर्फ कोफिशिएंट लिखा है। बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर लिखा रहता तो सिर्फ NCR की बात होती, यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, कोफिशिएंट, मतलब तो टोटल की बात होगी। x की पावर 9 को छोड़कर जितना जो भी लिखा होगा वो सब x की पावर 9 का कोफिशिएंट कहलाएगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, देखो कैसे करना है कि हम मान लेते हैं लेट, अच्छा मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, आपको जी में तो ये सब लिखना नहीं, लेट वगैरह टाइम बर्बाद करना नहीं है। मान लेते हैं लेट TR+1 कंटेन x की पावर 9। क्या किए हम, ऐसा मान लिए कि TR+1 टर्म जो होगा वो x की पावर 9 को कंटेन कर रहा होगा, तो इसमें ये जो बाइनोमियल लिखा हुआ है ये क्या है, x² -1/3x की पावर 9। इसमें TR+1 क्या होगा, TR+1 क्या होगा बताओ, 9CR होगा क्या, उसके बाद क्या होगा x², पहला टर्म x² है की पावर क्या होगी 9 - R होगी सॉरी कंफर्म, -1/3x, ये दूसरा टर्म है। दूसरा टर्म का पावर क्या होता है, ये जो बेस में होता है C के बेस में R, ठीक है ना, लोअर सफिक्स में जो होता है वो हो गया। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे काम करो, जो x वाला टर्म है ना, जो x है उसको एकदम एक साथ लिखना है, लिखने का कोशिश करना है, और जो कांस्टेंट है एक साथ।
तो सबसे पहले ये जो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 नमा 18, 2 9 ज़ा 18 और -2r हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1, इसको अलग अलग पावर कर देते हैं, ऐसा करते हैं कि -1/3 की पावर क्या लिखी हुई है r और 1/x की पावर r। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा -1/3x की पावर r, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं x को x में मर्ज कर पाऊँ। तो यहाँ तक लिखिए, फिर मिटा के आगे करेंगे। अब बोलो क्या होगा, अब बोलो क्या होगा, ये क्या होगा 9cr होगा, और यहाँ से x की पावर देखो, और एक स्टेप आगे लिख ही देता हूँ, 18 - 2r लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है 1/x की पावर है, तो ये x की पावर -r इसको लिख सकते हैं ना। ये क्या लिखा हुआ है 1 की पावर r, 1 की पावर r तो 1 ही होगा, और अपॉन में x की पावर r, अपॉन में जो x की पावर r है ये न्यूमेरेटर में जाएगा तो x की पावर -r हो जाएगा, तो x की पावर -r हो गया, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इनटू में -1/3 की पावर r, इसका तो कोई फ़र्क अपने को पड़ता नहीं है, उसको कांस्टेंट में ले लेंगे, आगे कोफिशिएंट में ले लेंगे। नाउ देखो 9cr, ये देखो तो बेस यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इनटू हो रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड, तो 18 - 2r में -r को हम ऐड करेंगे तो -r यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा -1/3 की पावर r, ठीक है। तो tr+1 जो होगा वो 9cr, और ये -1/3 की पावर r भी इधर लिख लो, मल्टीप्लाई में लिख लो, सामने लिख लो, ज़्यादा आसान, मतलब अच्छे से दिखेगा कोफिशिएंट पूरा। और ये हो गई x की पावर 18 - 2r -r -3r, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब सुनो, हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ये जो tr+1th टर्म है ये किसको कंटेन कर रहा है, ये x की पावर 9 को कंटेन कर रहा है, ये हम लोग मान के चले हैं तभी तो आगे बढ़े, है ना। तो x की पावर 9 को कंटेन कर रहा है। अच्छा, हम लोग x की पावर 9 को ही क्यों माने कंटेन कर रहा है, क्योंकि अपने को कोफिशिएंट जो निकालना है x की पावर 9 का निकालना है। अगर हम मान लेते हैं ये x की पावर 9 लिखी हुई है, हम क्या मान लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना x की पावर 9 लिखा हुआ है, ये x की पावर 18 - 3r नहीं लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं ये x की पावर 9 लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट ये होगा, है ना। तो आप कहोगे सर आप ये माने हुए हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से क्या है 18 - 3r 9 के इक्वल है ना, ये जो पावर में है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि सो हम लोग वो पहले मान चुके हैं ना, x की पावर 9 को ये कंटेन कर रहा है, तो हम पहले मान चुके हैं, तो 18 - 3r किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल होगा। 9 को इधर ले लो और 3r को RHS में भेज दो, तो ये 9 हो गया, और r की वैल्यू क्या हो गई 3, r की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इसका मतलब तो जो रिक्वायर्ड देखो अगर सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलता तो 9cr की जगह पे 3 लिख देते, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट ना बोल के क्या बोल रहा है कोफिशिएंट, तो देखो तो यहाँ से सो रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट जो होगा वो 9cr की जगह पे 3 लिख देंगे, और -1/3 की पावर 3 लिख दो, हो गया ये आंसर। अब इसको सॉल्व करना है तो जैसा भी ऑप्शन में रहेगा इस फॉर्म में होगा तो यही लिखिएगा, नहीं तो अच्छा सुनो, इसको सॉल्व करके भी आंसर हो सकता है। जानते हो बेवकूफ़ क्या बनाता है, ऑप्शन में ये देगा ही नहीं, और ये सिंप्लीफाई करके भी नहीं देगा। क्या दे देगा वो सामने वाला, वो आपको ना ऑप्शन में ना एक आंसर ये देगा 9c6 1/3 की -1/3 की पावर, यहाँ पे 6 नहीं लिखेगा, यहाँ तो 3 लिखेगा, ये ऑप्शन देगा। अब हो जाओगे कन्फ्यूज़, हम तो ये ढूंढेंगे यहाँ पे तो कहीं दिखेगा ही नहीं, और नन ऑफ दिस भी रहेगा तो नन ऑफ दिस में टिक करके आ जाना। तो सुनो, मैं बता चुका हूँ आप लोग को, जब बाइनोमियल पढ़ने से पहले जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तो क्या लिखे थे NCR इक्वल टू होता है NCn-r के, है ना। इसको फिर से समझा देते हैं। NCR का मतलब होता है n ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। जैसे मान लो 10 ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट में मैं 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो क्या लिखूँगा 10c3। अगर हम 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं 7 ऑब्जेक्ट को, तो उसको 10c। इसीलिए ये जितना ही नंबर ऑफ जितना तरीका सिलेक्ट करने का होगा उतना ही तरीका रिजेक्ट करने का ही होगा। मान लो 10 लड़के खड़े हैं, 3 लड़कों को सिलेक्ट किया, कितने तरीके से 10c3 तरीके से, तो जितने तरीके से सेलेक्ट किया उतने ही तरीके से तो बाकी को रिजेक्ट भी तो करते जा रहे हैं साथ ही साथ।
तो इसीलिए tan C3 इक्वल होता है tan C7 के। तो NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। 7 क्या है, ये n है, ये r है, तो 7 क्या लिखा हुआ है, 10 माइनस 3 मतलब n माइनस आर। तो 9C3 ना देगा ऑप्शन में, 9C6 भी दे सकता था, तो वहाँ पे थोड़ा अवेयर रहना है। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। यहाँ पे बस अंतर दिख रहा है, ठीक है, लिखिए इसको। अब देखो अगला सवाल है, इसमें कोफिशिएंट निकालना है। किसका किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 32 का कोफिशिएंट क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, और x की पावर -17 का कोफिशिएंट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है ना। मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल दे दिया हूँ, मतलब कि एक बार मान लो हो सकता था मैं देता सिर्फ इसमें x की पावर 32 का कोफिशिएंट निकालो, तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिया हूँ। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से करो, जैसे लास्ट क्वेश्चन किए हैं सिमिलरली वैसा ही होगा। हो गया। तो देखो फाइंड कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे देखो 2 सवाल है अपने पास, ठीक है। पहला वाला सवाल इधर करता हूँ, दूसरा वाला सवाल उधर करेंगे अपन। तो पहला है x की पावर 32, मान लेते हैं जैसा पिछली बार किए थे कि TR+1 ऐसा एक टर्म रहा होगा जो x की पावर 32 को क्या करेगा, कंटेन कर रहा होगा, ये हम मान लेते हैं। तो TR+1 होगा क्या, TR+1 होगा 15CR, x की पावर 4 की पावर क्या होगा 15 माइनस r, और -1/x³ की पावर क्या हो जाएगी r, है ना। तो यहाँ से TR+1 15CR, x की पावर 16 माइनस 4r, ध्यान देना x की पावर 16 माइनस 4r, और -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर -3r मैं लिख सकता हूँ क्या, कैसे लिख, अच्छा यहाँ पे मैं क्यों यहाँ पे किया हूँ -1 की पावर r, क्योंकि अगर r इवन होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और r अगर ऑड होगा तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। इसीलिए मुझे पता नहीं है r इवन है या ऑड है, तो यहाँ पे रहने दिया, है ना। और ये x की पावर -3r, ये माइनस है ना, x³ है, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो x की पावर -3 होगी, और -3 इंटू r -3r, ये हो गया। तो TR+1, अब देखो RX वाला जो टर्म है ना उसको एक साथ लिख लेते हैं, x की पावर 16 माइनस 4r, और ये देखो ये और ये बेस सेम पावर ऐड, -4r -3r कितना हो जाएगा -7r, और -1 की पावर r, ये हो गया। तो चलो उधर भी इसी क्वेश्चन का जगह हुआ, हम इधर भी कर लेंगे। तो अपने पास आ गया -1 की पावर r 15CR, x की पावर 16 माइनस 7r, है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये किसको कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है x की पावर 32 को। तो हम मान लेते हैं अगर ये TR+1 किसको कंटेन कर रहा है, x की पावर 32 को। अगर ये x की पावर 32 को कंटेन कर रहा होता तो ये जो x की पावर ये लिखा हुआ ये तो 32 है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, x की पावर 60 माइनस 7r। तो हम कह सकते हैं 60 माइनस 7r किसके इक्वल होगा 32 के। तो 7r इक्वल टू 60 माइनस 32 कितना होगा बताइए 28। तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, r की वैल्यू आ गई 4, r की वैल्यू 4, है ना। तो कौन सा कोफिशिएंट, हाँ कभी कभी जानते हो क्या पूछते हो, कभी कभी पूछता कौन सा टर्म कंटेन करेगा। तो r की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देंगे तो 4 + 1 5, तो 5th टर्म कहते कंटेन कर रहा है ना। वो तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन अगर 4th टर्म 5th टर्म रहेगा तो समझेंगे ये टर्म निकालना है, और कोफिशिएंट कहेगा वो लिखा भी रहेगा क्वेश्चन में क्या करना है ना। तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज़ व्हाट, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट अपना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, इसमें रख देंगे r की वैल्यू 4, तो -1 की पावर 4 15C4, -1 की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, ये 15C4, और 15C4 को 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू, और ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 3 जा 12 और 2 7 जा हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 15 इंटू 7 इंटू 13, और जो भी आंसर होगा आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर हो गया। लिखिए, कर लिए। तो इसका आंसर है 1365, इसका आंसर है 1365, ठीक है। सिमिलरली अब देखो ऐसे ही ये क्वेश्चन करते हैं, अगला जो कह रहा है उसमें क्या कर रहा है, x की पावर -17,
तो इसी टर्म में हम मान लेते हैं ये जो भी है, इस बार मान लो कि जो भी टर्म है वो कंटेन कर रहा है एक्स की पावर -17 को। देखो 11th क्लास में है नहीं कि फिर से करना होगा उसके लिए, हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये जो है ये किसको कंटेन कर रहा होगा, एक्स की पावर -17 को। तो यहीं से आगे चलो, यहीं से आगे चलो और यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, -17 रखूँगा, ठीक है ना। और सॉल्व करो, उसका आंसर लिखो। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, जो एक्स की पावर -17 का कोफिशिएंट जो होगा उसका आंसर है, इसके लिए आंसर होगा आपका माइनस, ये जो पहला वाला आंसर आया ना बस उसका निगेटिव, ठीक है। फिर मत लिखने लगना कि लेट द टर्म कंटेन, लेट द कोफिशिएंट लेट द टर्म कंटेन एक्स की पावर -17 इज TR+1, फिर वो मत करने लगेगा 15 CR वगैरह। सब यहाँ तक तो सेम ही रहेगा दोनों का प्रोसेस। 11th में हो, स्कूल में कर रहे हो तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ से सिमिलरली अगर जेई में करना है तो डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। समझ रहे हो ना लॉजिक। और आंसर ये होगा, ये आपका काम है, लिखिए यहाँ तक, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। इसको कंप्लीट करो। नाउ अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या, इसमें भी कोफिशिएंट निकालना है बट थोड़ा सा चेंज किया हूँ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें अपने को निकालना था कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 32 या एक्स की पावर -17, ऐसा कुछ था। यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ सिर्फ एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई भी है। और वाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई एक्सपांसन में दो वेरिएबल आएगा, एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा, है ना। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 इंटू वाई क्यूब इन द एक्सपांसन ऑफ दिस, ठीक है। तो सिमिलरली है, हम मान लेते हैं कि TR+1 लेट कि TR+1 कंटेन करेगा इस टर्म को, ठीक है ना, इसको कंटेन करेगा। मान लेते हैं लेट TR+1 कंटेन, मतलब TR+1th टर्म में कंटेन एक्स की पावर 6 इंटू वाई क्यूब रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा उसमें। ओके ठीक है। फिर तो उससे क्या होगा, तो उससे सवाल होगा और क्या होगा, ठीक है ना। तो TR+1 इक्वल टू 9CR लिख सकते हैं। पहला टर्म x है, x की पावर क्या होगा 9 - R, दूसरा टर्म क्या है 2y है ना। देखो ये वाला, ये दूसरा टर्म मतलब एक्सपांसन का दूसरा टर्म नहीं, ये बाइनोमियल में ये दूसरा टर्म क्या है, ठीक है ना, इसकी पावर R हो जाएगी। ओके, तो ये कितना हो गया, TR+1 कितना हो जाएगा, देखो जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर ले लो, ये 2 की पावर भी R है, y की भी पावर R है, तो 9CR 2 की पावर R, x की पावर 9 - R और y की पावर R। अब ये किसको कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है, ये किसको कंटेन कर रहा है, x6 और y3 को। तो इसका मतलब x की पावर जो होगी वो 6 के इक्वल होगी और y की पावर जो होगी वो 3 के इक्वल होगी, है ना। तो x की पावर क्या है 9 - R, देखो 6 के इक्वल है, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y की पावर देखो 3, यहाँ पे क्या R है और R3। अगर मान लो दोनों से अलग अलग, वैसे आएगा नहीं किसी भी सवाल में, दोनों से अलग अलग अगर R की वैल्यू आती तो क्वेश्चन गलत होता, ठीक है। तो गलत भी नहीं होता, तो हम कहते हैं कि देयर इज़ नो टर्म विच कंटेन x की पावर 6 एंड y क्यूब, ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता जिसको कंटेन कर रहा होता पूरे एक्सपांसन में, ठीक है ना। इसको हम एक्सपेंड करते हैं और 10 टर्म होता, उस 10 टर्म में एक भी टर्म ऐसा नहीं होता जो इसको कंटेन कर रहा होता। अगर दोनों से, अगर मैं x की पावर को 6 के इक्वेट करता और r के 3 के इक्वेट करता, दोनों से अगर अलग अलग r होता, लेकिन यहाँ से सेम r आया, तो सो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट हो जाएगा 9CR, r की वैल्यू क्या 3 है, 2 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर होगा, है ना। चलिए लिखिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर इसका लिख लीजिए। इसका आंसर आ रहा है 672, सॉल्व करके देख लेना, है ना, 672 आ रहा है, लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कोफिशिएंट ही फाइंड आउट करना है। ये शॉर्ट में मैं COEFF लिखा हूँ, इसका मतलब कोफिशिएंट होगा। EXP का मतलब एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नहीं है, EXP का मतलब एक्सप्रेशन है, सॉरी एक्सपांसन है। EX का मतलब एक्सपांसन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 इन द एक्सपांसन ऑफ दिस। इसके एक्सपांसन में हम अपने को क्या निकालना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर
40 का एक्सपांसन निकालना है। तो देखो अभी तक जितने भी कोफिशिएंट पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसमें दो ही बाइनोमियल होता था ना, दो टर्म का पावर कुछ होता था। तो यहाँ पे ना ट्राइनोमियल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसके लिए हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। तो मल्टीनोमियल थ्योरम अगर पढ़े होते तो ये क्वेश्चन फिर आसान लगता। अभी तो मल्टीनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़े नहीं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, 1 घंटे का भी नहीं है, 45 मिनट का टॉपिक है, मल्टीनोमियल थ्योरम, है ना, वो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी जब भी ऐसा, अभी हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखो, इसको देखने से ऐसा लगेगा ये जो ट्राइनोमियल लिखा हुआ है क्या ये बाइनोमियल बन सकता है। अगर बाइनोमियल बन रहा है तो पहले बाइनोमियल बना दो। तो इसको ध्यान से देखो, ये x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो a² + 2ab + b², या a² + 2ab + b², कुछ भी बोल सकते हो, a किसी को भी बोल सकते हो, b किसी को भी बोल सकते हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 + x का होल स्क्वायर की पावर 27, ये लिखी हुई है ना, ये ना। इसको हम ओपन करेंगे तो a² + 2ab + b² हो जाएगा। तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x की पावर 54। 1 + x की पावर कितनी हो जाएगी, 54। अब इसी में अपने को क्या निकालना है, x की पावर 40 का कोफिशिएंट निकालना है। तो सुनो, यहाँ पे कोफिशिएंट है मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे एक संयोग है। अगर देखो ये जो वेरी कांस्टेंट है ये 1 है, तो जो कोफिशिएंट होगा वही बाइनोमियल कोफिशिएंट भी होगा यहाँ पे। तो ठीक है, वो तो अब हमारा ये टॉपिक है नहीं, यहाँ पे हमारा टॉपिक है यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना। तो वही मान लेते हैं TR+1 कंटेन कर रहा होगा x की पावर 40 को। तो TR+1 क्या होगा, 54C R, 1 की पावर क्या होगा 54 - R, और x की पावर क्या हो जाएगी R। तो देखो ज़रा मुझे ये बताओ, 1 की पावर कुछ भी रखोगे, +1 -1 की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव 1 ही आएगा। तो ये तो खत्म ही हो गया। तो यहाँ पे हो गया x की पावर R। ये किसको कंटेन कर रहा है, हम मान के रखे हैं कि ये x की पावर किसको कंटेन कर रहा है, ये x की पावर 40 को कंटेन कर रहा होगा। अगर ये x की पावर 40 को कंटेन कर रहा होगा तो यहाँ से मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ अगर, तो r की वैल्यू क्या आती हुई दिख रही है, 40 आती हुई दिख रही है ना। तो r की वैल्यू 40 हो गई, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, सो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज़ व्हाट, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट 54C 40, है ना। ये अपना क्या हो गया आंसर। अच्छा सुनो, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे धीरे धीरे, आगे जब एक्सपर्ट हो जाओगे बाइनोमियल थ्योरम में, तो आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट दिखेगा ये, डायरेक्ट यहाँ से आंसर तुम लोग ना 54C 40 भी दे सकते थे जब धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे। देखना, प्रैक्टिस करोगे ना तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे, क्योंकि आपको दिखता कि अरे यार यहाँ तो 1 का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, और यहाँ प्लस है, तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वही कोफिशिएंट होगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, 50C R की वैल्यू 40, है ना। देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें ना ये भी कोफिशिएंट निकालने पे ये क्वेश्चन, बट इसमें ऐसा नहीं कि एक ही बाइनोमियल है एक्सपांसन है, यहाँ पे दो बाइनोमियल एक्सपांसन दिया हुआ है। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सीखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। जो पहला तरीका बताऊंगा उस तरीके से करना नहीं है, लेकिन फिर अगर करना नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो फिर बता क्यों रहे हैं, इसलिए बताएंगे क्योंकि फर्स्ट मेथड अगर समझ में आएगा तो उसी से सेकेंड मेथड फिर समझ पाओगे। तो फर्स्ट मेथड आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेगा सेकेंड मेथड के लिए। जो सेकेंड मेथड वो हमारा ट्रिक है, उस मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि अगर इस मेथड से फर्स्ट मेथड से नहीं सीख पाओगे तो सेकेंड मेथड सीखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। तो फर्स्ट मेथड इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं कंसेप्ट सीख पाएँ हम लोग, बाद में फिर सेकेंड मेथड करेंगे जो एग्ज़ाम में जो मेथड यूज़ करना है उससे बहुत कम टाइम लगेगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपांसन ऑफ दिस। यहाँ पे दो टर्म दिया हुआ है, एक टर्म दिया था तो वो तो सीख चुके हैं, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 + 2x की पावर 6 इंटू 1 - x की पावर 7, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो उसमें जो x की पावर 5 बनेगा, अच्छा इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें 7 टर्म होगा, टोटल 7 टर्म होगा, है ना। और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसमें टोटल 8 टर्म होगा। तो इसके जो 7 टर्म होंगे वो इनके 8 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पहला टर्म 8 से, दूसरा टर्म 8 से, ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा। तो वो फिर ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे
7 अगर 8 टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 8 7 56, मतलब 8 × 7 56, तो 56 टर्म टोटल होंगे। ऐसा नहीं है, कुछ टर्म होगा जो मर्ज भी हो जाएगा। मर्ज होने का मतलब है जिसमें भी x की पावर, जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे समझो मान लो 2x स्क्वायर है, मान लो चौथा टर्म में कुछ ऐसा बन रहा होगा, फिर समथिंग करके प्लस प्लस करके किसी टर्म में 8x स्क्वायर बन रहा होगा, तो ये दोनों मर्ज हो के अगले स्टेप में 10x स्क्वायर बन जाएगा। आ रहा है ना समझ में? तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ना जो हम लोग मानते हैं लेट TR+1 इज द कंटेन x की पावर 5, ऐसा नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। वो जो करेंगे वो सेकेंड मेथड में वैसा कुछ करेंगे। इस मेथड में क्या करेंगे, दोनों को ना इंडिविजुअली हम एक्सपेंड कर देंगे। अब सुनो, एक्सपेंड करेंगे तो इसको जरूरी नहीं है कि 7 टर्म तक ही एक्सपेंड करना है टोटल, और इसको 8 टर्म तक एक्सपेंड करना है। ऐसा इसलिए समझना, देखो पहले लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला टर्म होगा 6c, 0 से स्टार्ट करते हैं ना, सीखे ना बाइनोमियल थ्योरम के स्टार्टिंग में ही सीखे हैं। nc 0 से लेके nc n तक चलते हैं, तभी तो n+1 टर्म होता है। 1 से लेके n तक n टर्म और एक 0 वाला एक टर्म, और इसलिए n+1 टर्म बोलते हैं, इसलिए इसको 7 टर्म बोलेंगे। इसमें है और इसमें 8 टर्म है, और पहला तो 1 है, मैं 1 को यहाँ पे इग्नोर करते चलता हूँ, ठीक है। तो दूसरा टर्म का पावर क्या होगा, 2x की पावर 0 हो जाएगी, प्लस 6c1, और फिर यहाँ पे 1 का पावर क्या होगा, 6 - 1 5, 1 का पावर 5 1 ही होगा, और दूसरा टर्म क्या है 2x का पावर 1, प्लस 6c2 2x स्क्वायर। मैं पहला टर्म इग्नोर कर रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे होगा 1 की पावर 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फिर क्या होगा 6c3 2x का क्यूब, प्लस 6c4 2x का पावर 4। सुनो, मैं क्यों यहाँ पे पूरा एक्सपेंड करूँ, यहाँ पे और भी 2-3 टर्म एक्सपेंड होंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखो जब दूसरा टर्म को मैं एक्सपेंड करूँगा तो वहाँ पे क्या होगा 7c0 और 1 का पावर 7 और इसका पावर 0, माइनस x का पावर क्या होगा सॉरी 0, प्लस 7c1 माइनस x का पावर क्या हो जाएगा 1, प्लस 7c2 माइनस x का पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस 7c3 माइनस x का पावर कितना होगा 3, प्लस 7c4 माइनस x का पावर क्या होगा 4, प्लस 7c5 माइनस x का पावर कितना होगा 5। और एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे 2 एक्सपांसन है और दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। तो जब भी अगर मैं यहाँ पे मान लो एक टर्म और मान लो, मैं यहाँ पे लिखता 6c5 है ना, और 2x की का पावर 5, ओके चलो इसको लिख ही देते हैं हम, 6c6 हो जाएगा और 2x का पावर 6। ये जो 2x का पावर 6 है ना, यहाँ पे इसका कोई यूज़ ही नहीं है, होता तो एक्सपांसन में लेकिन यूज़ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्सपांड होगा, ये किसी से भी मल्टीप्लाई होके जो भी देगा x का मैक्सिमम पावर 6 ही देगा। 0 से मल्टीप्लाई यहाँ से होता x का पावर 6 होता, यहाँ से होता तो 7 होता, यहाँ से होता तो x का पावर ओवरऑल पावर 8 हो जाता सॉरी। और यहाँ पे भी x माइनस एक्स का पावर 6 और माइनस एक्स का पावर 7 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो इस वाले से किसी से भी मल्टीप्लाई होके, इधर वाले से किसी से भी मल्टीप्लाई होके वो x का पावर 5 से ज़्यादा ही देता। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे 2 एक्सपांसन है, दोनों एक्सपांसन मल्टीप्लाई में है, और तो जब दोनों एक्सपांसन, मुझे पूछ रहा है क्वेश्चन में x के पावर 5 का कोफिशिएंट, तो जब दोनों एक्सपांसन को मैं ओपन करूँगा, जब एक्सपांसन को ओपन किए और मल्टीप्लाई किए फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें से मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x की पावर 5 चाहिए, है ना, x की पावर बस 5 चाहिए। तो यहाँ तक कर लिए। अब सुनो, इसमें मैं ये सोचूंगा कि देखो जो भी x की पावर 5 वाला टर्म होगा, इसमें मान लो जितने भी टर्म होंगे, जो भी x की पावर 5 वाला टर्म होगा वो आपस में मर्ज होकर एक टर्म बन जाएगा, और उसका कोफिशिएंट मुझे आंसर में बताना है। आपस में मर्ज होकर एक टर्म बनेगा और उसी का कोफिशिएंट मुझे आंसर में बताना है। तो यही अपना यहाँ पे लॉजिक था। कोशिश करना समझने का, एक बार फिर से देख लो वीडियो पीछे करके, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मेथड से बहुत लेंथी होगा, जेई में इस मेथड से नहीं करना है, दूसरा मेथड बताऊंगा इसके बाद, उस मेथड से जेई में करना है। ये मेथड मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ तक लिखिए पहले। अब देखो ये जो पहला वाला एक्सपांसन है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये जो 6c0 है इधर के साथ
8 टर्म है, उन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये मुझे अपने को किसका ज़रूरत है? अपने को ज़रूरत है एक्स की पावर 5 के कोफिशिएंट का। तो बस मैं वो टर्म ढूंढूंगा ये किससे मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर 5 देगा, वो टर्म बस ढूंढेंगे यहाँ पे। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, देखो एक्स की पावर 5 यहाँ है और यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, तो 0 + 5 5 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म जब 7c 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर कोफिशिएंट क्या है 6c 0 इंटू 2x का पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा इधर 7c 5 और माइनस x का पावर 5 है ना, इसी से मल्टीप्लाई होगा तभी तो देगा, ये x की पावर 5 देगा ना। बाकी तो और भी होगा, और भी सबसे होगा, उसका ज़रूरत ही नहीं है। हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो जो x की पावर 5 वाला जितना होगा वो सब ऐड या सब्ट्रैक्ट होके उनके जो कोफिशिएंट पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे एक टर्म बन जाएंगे, सब एक टर्म बन जाएंगे। वही एक टर्म अपने को यहाँ पे निकालना है। आ रही है बात समझ में? तो देखो हो गया। अब सोचो ये किससे टर्म देगा। अब मैं प्लस लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये किससे मल्टीप्लाई होकर देगा 6c1 इंटू 2x का पावर 1। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इधर जो 4 होगा x का पावर 4 वाले से देगा तब ना, x की पावर 1 और x की पावर 4 इंटू में रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा 1 + 4 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6c1 इंटू अच्छा वो तो लिख चुका हूँ मैं, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा 7c4 माइनस x की पावर 4 से देगा, समझ रहे हो, प्लस अब ये किससे देगा 6c2 क्या देगा क्यूब वाले से देगा। अब तो समझ में आ चुका होगा 6c2 इंटू 2x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होकर देगा क्यूब वाले से देगा। क्यूब वाला क्या है 7c3 माइनस x का होल क्यूब प्लस, अब सोचो इधर 4 वाला किससे देगा 6c4 2x की पावर 4 किससे देगा, 7 वाले में 1 से देगा तब ना, x की पावर 4 और यहाँ पे x की पावर 1, x की टोटल पावर 5 हो जाएगी। तो ये इससे देगा 7c1 माइनस x की पावर 1 है ना। आ रहा है समझ में? अब तो आ रहा होगा समझ में। प्लस अब सोचो 6c5 किससे देगा, 6c5 किससे देगा 6c5 इंटू 2x की पावर 5। ये तो 5 है, उधर से 0 वाला ले लो। तो 0 वाला क्या है 7c0 माइनस x की पावर 0 है ना। अब देखो 6c6 इसलिए नहीं ले रहे हैं, 6c6 किससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे देगा, इससे 7 देगा, इससे 8 देगा, इससे 6 देगा, 5 तो किसी से नहीं देगा, इसलिए इसको इग्नोर करो। होगा कुछ तो होगा लेकिन x के पावर 5 उसमें कहीं आएगा नहीं, इसीलिए उसको छोड़ रहे हैं। x के पावर 5 वाला ही टर्म सब एक्सपांसन में लेंगे और वो मर्ज होगा, x की पावर 5 ही तो होता, तो उसके जो कोफिशिएंट होंगे वो होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर क्या है x की पावर 5 देखो सब में है ना, x की पावर 5 सब में है। 6c0 1 होता है, 2x की पावर 0 भी 1 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 7c5 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2, ठीक है, करके देखिएगा यही आएगा। और ये माइनस x की पावर 5 ओके, प्लस 6c1 कितना होगा 6c1 6 होगा और इंटू 2 6c1 6 इंटू 2 12 x इंटू 7c4 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 और माइनस x की पावर 4 मतलब x की पावर 4 और यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 4 है, टोटल x की पावर 5 होगा। आ रहा है समझ में? सिमिलरली इधर भी हम ऐड करेंगे, जो भी होगा ये वाला टर्म भी सॉल्व करेंगे। सब में समझो x की पावर 5 सब में कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे 5 टर्म सबके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो x की पावर 5 यहाँ पे आंसर दे देगा। मैं हिंट कर दिया हूँ, समझे। यहाँ पे दूसरा टर्म से हम लोग क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम में। इस मेथड से हम लोग सीख लिए कैसे करना था, बेसिक समझ गए कि 6c0 7c5 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 देगा। फिर 6c1 x की पावर, यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 4 से x की पावर 5 देगा। अपने को कोफिशिएंट पूछ रहा है तो आपने यहीं पे इग्नोर कर सकते हो, x सबको इग्नोर कर देना, इसको सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना और ऐड करना और आंसर आ जाएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर है 171 है ना, इसका आंसर है 171 इज़ द आंसर। आई बात समझ में? इस मेथड से ज़रूर करना, कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला मेथड करेंगे, इस मेथड से करना ज़रूर, अगले मेथड से जो जेई में हम यूज़ करेंगे वो मेथड मैं बता रहा हूँ, इस मेथड से पहले कंप्लीट कर लो खुद से।
अब देखिए बच्चों, हम लोग इसका जो जेई में मेथड यूज़ करेंगे वो बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के। इसको आप लोग ना, इसका एक थ्योरी टाइप का भी है, तो थ्योरी वगैरह इसका नहीं लिखवाऊंगा मैं। एग्ज़ाम जो ये है ना, नोट्स ही बना लो इसको हम लोग, जो मैं इसको नाम दिया हूँ, इसको मैं नाम दिया हूँ R1 R2 R3 डॉट 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 मेथड। ठीक है, इसको R1 R2 R2 R3 डॉट डॉट मेथड दिया हूँ नाम। ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार है। आपको लगेगा सर इतना इजी मेथड था तो पिछला वाला मेथड बताएं क्यों। पिछले वाले मेथड से कंसेप्ट सीख गए हम लोग। देखो, जो भी दिया रहेगा ना, चाहे यहाँ पे 2 ब्रैकेट हो, 3 ब्रैकेट हो, 4 ब्रैकेट हो, 5, जितना भी देना है आप दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को। क्या करना, पहले इसको लिख लो। ठीक है, ध्यान से देखो क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसका जनरल टर्म डिजाइन कर लो। इसका जनरल टर्म क्या होगा, मान लो उसमें TR1+1 डिजाइन कर लो, तो वो क्या हो जाएगा 6CR1। 1 को तो मारो गोली, 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये 2x की पावर क्या हो जाएगा 6 - R1। ठीक है ना, और इसका जनरल टर्म डिजाइन कर लो। इसका जनरल टर्म क्या होगा 7CR, अच्छा इसका जनरल टर्म मान लो, इसका जनरल टर्म मान लो R+R2 मान लो उसको। ठीक है, इसीलिए R1 R2 R3 नाम दिए हैं। अगर मान लो 3 ब्रैकेट होता यहाँ पे, तो यहाँ पे R3 भी आ जाता अपने पास। और ये बात समझ में, तो TR2+1 होगा अपना जनरल टर्म इसका, 7CR2 -1 को तो नहीं लेना, 1 का लेके क्या करेंगे, 1 की पावर 7 - R2 होगा तो वो 1 ही हो जाएगा, -x की पावर क्या हो जाएगी R2। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब सुनो क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को करना क्या है, अपने को x की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो ये जो x है ना, उसको ना आप मर्ज करने की कोशिश, ये मल्टीप्लाई करो। तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या लिखूँगा 6CR1 लिखूँगा इंटू 7CR2 लिखूँगा, और क्या लिखूँगा, और यहाँ पे देखो 2 जो कांस्टेंट है निकाल लो बाहर, 2 की पावर 6 - R1 और -1 की पावर R2, यही होगा ना, बताओ। 6C2 की पावर अलग कर लिए, और यहाँ पे -1 है, ये माइनस है, और यहाँ से क्या बचेगा x की पावर 6 - R1, और वो क्या होगा, बेस सेम तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। अच्छा यहाँ पे ना दूसरा, अरे सॉरी यहाँ पे तो R1 होगा ना, सिर्फ R1 और यहाँ R2, तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा R1 और हाँ अब सही है, ठीक है, और x की पावर R2 है ना। तो x की पावर यहाँ पे R1 है और यहाँ पे x की पावर R2 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, ये हो गया। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखो क्या लिखे हैं हम लोग, दोनों का जनरल, जब हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपांसन का ही कोई एक जनरल टर्म उठाते हैं, तो वो जनरल टर्म मल्टीप्लाई भी होगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका जनरल टर्म डिज़ाइन किए, इसके जनरल टर्म डिज़ाइन किए, और दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो कुछ अपने पास ना ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है, क्या बन रहा है 6CR1 इंटू 7CR2, 2 की पावर R1 -1 की पावर R2 और x की पावर R1 + R2। अब बताओ यहाँ पे हम लोग क्या सोच के चल रहे हैं कि ये किसको कंटेन करेगा, x की पावर 5 को कंटेन करेगा। अगर ये x की पावर 5 को कंटेन करेगा तो 100% R1 + R2 क्या रहा होगा, 5 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब यहीं पे हमें हिट एंड ट्रायल करना है और R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक लिखिए पहले, फिर आगे बताते हैं। लिख लिए यहाँ तक, मैं एक अच्छे से फ्रेश करके यहाँ पे लिख लिया हूँ। देखो अब अपने को ना हिट एंड ट्रायल करना है, R1 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू क्या होगी, ताकि दोनों का सम ना कितना आ जाए, 5 आ जाए। ये ध्यान रखना, R1 और R2 को फ्रैक्शन में नहीं लेना है, जब भी लेना है अपने को क्या लिखना है, होल नंबर लेना है, मतलब नेचुरल नंबर और जीरो भी होल नंबर, ठीक है ना, पूर्ण संख्या लेना है। फ्रैक्शन में इसलिए नहीं लेंगे, अगर R मान लो 5/2 हो जाएगा तो TR+1 कितना हो जाएगा, 5/2 + 1। तो टर्म कभी फ्रैक्शन में नहीं होता ना, टर्म कभी बोलते हैं 6/, दूसरा टर्म है, या 6/2 तो 3 ही हो जाएगा, 5/, तीसरा टर्म है, या 4/, तीसरा टर्म है, 8/, नंबर टर्म है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। चौथा, पाँचवा, छठा टर्म बोलते हैं हम लोग का, जब भी बोलते हैं वो होल नंबर में बोलते हैं। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे ऐसा सोचना है, R1 और R2 क्या लें कि उनका सम कितना आ जाए, R1 और R2 यहाँ से क्या लें कि अपना सम क्या आ जाए, दोनों का सम कितना आ जाए, 5 आ जाए। सोचेंगे यहाँ पे, हिट एंड ट्रायल सोच के करेंगे, एनालाइज करके। अगर R1 की वैल्यू 0 होगी किसी केस में तो R2 की वैल्यू 5 लेनी पड़ेगी, है ना, और R1 की वैल्यू 1 होगी तो R2 की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी, है ना, और R1 की वैल्यू अगर 2 तो ये 3, 3 2 5,
और ये 3, तो ये 4, सॉरी 4 नहीं 2 है ना, और ये 4 तो ये 1, और ये 5 तो ये 0, ऐसा कुछ होगा और तो कुछ नहीं हो सकता है। बस हो गया, अपना काम बन गया। पहला, अब जितने भी केस होंगे सारे केस को अब ऐड करने। ये अपना केस फर्स्ट था, ये केस दूसरा है, ये तीसरा केस है, ये चौथा केस है, ये पांचवा केस है और ये छठा केस है। 6 केस डिजाइन हुआ है, 6 को इस R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखो पहला केस में रखेंगे R1 की वैल्यू क्या 0 है, तो 6C0 इंटू 7C, R2 की वैल्यू 5 है, 2 की पावर कितनी 0 और -1 की पावर कितनी 5, ये पहला केस हो गया। प्लस दूसरा केस क्या है, R1 की वैल्यू 1, 6C1 इंटू 7C, R2 की वैल्यू 4 और 2 की पावर कितनी 1, -1 की पावर 4 है ना। ऐसे आप ना सारे टर्म केस को लिखना और उसको ना सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करके ऐड करना, देखना आंसर ना 171 ही आएगा, ध्यान से। और ये भी ध्यान रखना, हमेशा ऐसा नहीं सिर्फ R1 प्लस R2 था, कभी कभी ना R1 प्लस 2R2 भी बन जाएगा, वो भी 5 इक्वल लेना पड़ेगा। तो उस समय सोचो क्या करेंगे, R1 को अगर 3 लेंगे तो R2 को आपको 1 लेना पड़ेगा, तब ना 3, और R2 को 1 लोगे तो 2 × 1 2, 3 2 5 ऐसे बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा R1 प्लस R2 बनेगा, R1 2R1 प्लस 3R2 ऐसा भी कुछ कुछ बनेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये करो, समझ गए, इस तरीके से एग्जाम में इसी तरीके से करना है। इसको लिखिए मत, सॉल्व कीजिए, देखिएगा आंसर 171 ही आएगा। आई बात समझ में। तो ये मेथड है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, R1 R2 मेथड। करना कैसे है, जितने भी ब्रैकेट में रहेंगे सबके जनरल टर्म को डिज़ाइन करो, लिखो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं सबको एक साइड लो, x का पावर को एक x बनाओ और सबका पावर जो भी होगा, बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, बना लो, और जो पावर होगा वो देखो, जो रिक्वायर्ड पावर है वो उसके इक्वल रख दो, और हीट एंड ट्रायल से क्या करो, R1 R2 R3 जो भी होगा उसकी वैल्यू निकाल लो, और जितने भी केस बनेंगे सारे केस को यहाँ पे, ये जो आप डिज़ाइन किए हो इसमें सारे केस में रख के ऐड कर दो, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। लिखो, फिर एक होमवर्क दे रहा हूँ। तो अपना जो जनरल टर्म हमारा था उस पर एक क्वेश्चन अभी जो मैं समझाया, इस पर एक होमवर्क दे रहा हूँ। इसका आंसर 41 है, करके देखना। R1 R2 वाले मेथड से करना, पहला वाला जो मेथड बताया उससे मत करना, उससे थोड़ा लेंदी होगा। तो इसको कौन से मेथड से करना है, R1 R2 मेथड से करना है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में और भी क्वेश्चन हमें करने हैं। अभी जितने भी बायनोमियल थ्योरम पढ़े हैं ना, इस पर और भी क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं, बहुत सारे अभी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे।